इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। कपड़े सिलना सुनने में एक बहुत ही आम सा शौक लगता है ना। लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम इसे एक कठोर वास्तुशिल्प इंजीनियरिंग यानी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की तरह डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, जैसे एक बड़ी गगनचुंबी इमारत सिर्फ एक ब्लूप्रिंट से शुरू होकर हकीकत बनती है, बिल्कुल वैसे ही एक परिधान भी आकार लेता है। तो चलिए इस छिपी हुई वास्तुकला की गहराई में चलते हैं। अब कपड़ों की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, सिलाई मशीन की वो आवाज। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और ये बड़ा दिलचस्प है। कपड़ों का निर्माण असल में 80% स्थानिक योजना यानी स्पेशियल प्लानिंग और अर्थशास्त्र है। सिलाई मशीन पर जो काम होता है वो तो बस आखिरी 20% हिस्सा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर बनाने में ईंट रखने से पहले उसका नक्शा और बजट तैयार करना सबसे अहम होता है। इस पूरे सफर को हम 4 आसान और कालानुक्रमिक चरणों में बांट सकते हैं। पहला, दायरा और डिजाइन। दूसरा, सोर्सिंग और रणनीति। तीसरा, वास्तुकला। और चौथा और आखिरी चरण, निर्माण। तो आइए इस नींव को समझने के लिए सीधे पहले चरण पर चलते हैं, दायरा और डिजाइन। एक बार जब दायरा तय हो जाता है तो शरीर को मापने का बहुत ही सटीक काम शुरू होता है। और इसके कुछ बिल्कुल सख्त सुनहरे नियम हैं। व्यक्ति को बिल्कुल सीधा और तनाव मुक्त खड़ा होना चाहिए, बिना किसी मोटे कपड़े के। जो टेलरिंग टेप है उसका तनाव एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा कसा हुआ। और सबसे अहम बात जिसे भूलना भारी पड़ सकता है, हमेशा सीम मार्जिन यानी सिलाई के लिए अतिरिक्त जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि अंततः ये माप ही कपड़े की कटिंग तय करते हैं, सीधे शरीर नहीं। माप लेने के बाद हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है सोर्सिंग और रणनीति। अब एक मजबूत इमारत के लिए सही निर्माण सामग्री तो चाहिए ही। कपड़े को भी हमें बिल्कुल उसी तरह समझना होगा। उदाहरण के लिए सूती कपड़े को ही ले लीजिए। ये सांस लेने योग्य होता है, हवा को आर पार जाने देता है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही बनाता है। दूसरी तरफ लिनन सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है, जबकि ऊन गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है। परिधान के अंतिम उपयोग के हिसाब से इन खासियतों को चुनना ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक विशुद्ध रणनीतिक फैसला है। फैब्रिक चुनने के बाद बारी आती है अर्थशास्त्र की। इसे सामग्री का बिल या बीयूएम कहा जाता है। ये एक बहुत ही सख्त आर्थिक समीकरण है। इसमें हर एक धागे, हर छोटे बटन और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान की मेहनत के घंटों का पूरा हिसाब रखा जाता है, क्योंकि समय ही पैसा है ना? यही वो बारीक कैलकुलेशन है जो सिलाई को घर के एक साधारण शौक से निकालकर एक पेशेवर और प्रबंधित उत्पादन में बदल देती है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण तीसरे चरण पर, वास्तुकला। यहीं पर सारा जादू होता है। शरीर के त्रिआयामी यानी 3D मापों को द्विआयामी 2D ब्लूप्रिंट में बदला जाता है। मापों को फाइनल करके उन्हें एक बड़े चार्ट पेपर पर स्केल की मदद से उकेरा जाता है और हर एक हिस्से पर स्पष्ट लेबल लगाया जाता है। महंगे फैब्रिक पर सीधे कैंची चलाने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है, इसीलिए उससे बचने के लिए पहले ये पेपर टेम्पलेट बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। ब्लूप्रिंट तैयार है तो अब कैनवस यानी फैब्रिक को तैयार किया जाता है। इसके 3 बहुत स्पष्ट कदम हैं। पहला, भविष्य में किसी भी तरह की सिकुड़न से बचने के लिए प्री वॉश और ड्राई करना। दूसरा, सटीक माप के लिए प्रेस करके हर एक सिलवट को हटाना। और तीसरा, कपड़े को उसके सैल्वेज तक फोल्ड करना। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सैल्वेज आखिर है क्या? आसान शब्दों में ये कपड़े का वो किनारा है जो मशीन से कसकर बुना हुआ होता है और खुद ही फिनिश हो जाता है। संरचनात्मक रूप से इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कपड़े को इस तरह मोड़ा जाता है कि दोनों तरफ के सैल्वेज एक दूसरे से बिल्कुल सटीक रूप से मिलें। इससे ब्लूप्रिंट को रखने के लिए एक एकदम सममित, फ्लैट और परफेक्ट सतह तैयार हो जाती है। मार्किंग करते समय अगर बेतरतीब ढंग से पैटर्न रखा जाए तो इससे न सिर्फ कपड़े की बर्बादी होती है, बल्कि फिटिंग भी खराब हो जाती है। इसका सही ज्यामितीय तरीका यह है कि पैटर्न को किनारों के साथ टेसिलेट किया जाए, यानी पजल की तरह एकदम सटाकर रखा जाए। इसके बाद टेलर्स चॉक का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक समान मार्किंग की जाती है, जिसमें सिलाई के लिए सीम मार्जिन एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कटिंग ये सिर्फ कपड़ा काटना नहीं है, ये एक बहुत ही कठोर ज्यामिति है। इसके नियम सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन बहुत अहम हैं। कैंची के हमेशा लंबे और चिकने स्ट्रोक का उपयोग करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, कैंची के निचले ब्लेड को हमेशा सतह के समानांतर यानी पैरेलल रखना चाहिए।
अगर कपड़े को हवा में उठाकर काटने की कोशिश की गई तो समझ लीजिए कि पूरी सटीकता वहीं खत्म हो जाएगी। और अब हम आ गए हैं पूरी प्रक्रिया के अंतिम 20% हिस्से पर। चरण 4, निर्माण। एक परफेक्ट सिलाई के पीछे पूरी की पूरी भौतिकी काम कर रही होती है। मशीन पर कभी भी बिना देखे या अंदाजे से सिलाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक संदर्भ रेखा का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही धागे का तनाव, जिसे टेंशन कहते हैं, वो लगातार एक समान होना चाहिए। अगर धागा ढीला हुआ तो सिलाई कमजोर हो जाएगी और अगर ज्यादा कसा हुआ तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा। ये सीधे तौर पर कपड़े की मजबूती और उसकी संरचनात्मक अखंडता का मामला है। हर कपड़े के अलग अलग तनाव बिंदुओं को अलग अलग तरह की सिलाई की जरूरत होती है। जैसे कि हल्की परतों को जोड़ने के लिए रनिंग स्टिच काफी है, लेकिन भारी और मजबूत सीम के लिए बैक स्टिच चाहिए होती है। वहीं किनारों को सुरक्षित करने के लिए बटन होल सिलाई का इस्तेमाल होता है। यहाँ हर एक सिलाई का अपना एक बेहद सटीक वास्तुशिल्प उद्देश्य होता है। मशीन पर काम करते समय इंसान और मशीन का एक सुर में काम करना बहुत जरूरी है। काम करने वाले के शरीर का केंद्र सुई के बिल्कुल सामने होना चाहिए और कपड़े का अतिरिक्त हिस्सा हमेशा सुई के बाईं ओर लटकना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मशीन खुद कपड़े को आगे बढ़ाती है। अगर कपड़े को पीछे से खींचा गया तो सुई टूट सकती है और पूरी सिलाई बर्बाद हो सकती है। यह सारी जानकारी हमें इस बहुत ही गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाती है। एक आदर्श सिलाई खराब तरीके से ड्राफ्ट किए गए पैटर्न को कभी ठीक नहीं कर सकती। परिधान का निर्माण एक ऐसा अनुशासन है जहां सफलता पूरी तरह से उसकी शुरुआती नींव पर टिकी होती है। असल काम तो सुई के कपड़े को छूने से बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता है। इस पूरी वास्तुकला को गहराई से समझने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हर सिलाई, हर कट और हर सीम के पीछे घंटों की योजना और एकदम सटीक ज्यामिति छिपी होती है। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है। तो अगली बार जब अलमारी से कोई पसंदीदा शर्ट या ड्रेस बाहर निकाली जाएगी, तो क्या उसमें सिर्फ कुछ धागे नजर आएंगे या फिर वो छिपा हुआ वास्तुशिल्प जो उसे एक शानदार आकार देता है?